हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, टीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक। इस अध्याय के अंतर्गत हमने पढ़ा था कार्बन क्या होता है और किस प्रकार से कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। इसके साथ ही हमने पिछले लेक्चर के दौरान अध्ययन किया था कि कार्बन के प्रमुख अपर रूप कौन कौन से हैं। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम अध्ययन करेंगे कि कार्बन के समावयव क्या होते हैं और कार्बन की समजातीय श्रेणी क्या होती है। तो आज के इस लेक्चर के दौरान हमारे मुख्य जो उद्देश्य हैं वह है समावयव और समजातीय श्रेणी है। तो आइए शुरुआत करते हैं समावयव। हम इसको अंग्रेजी में अगर जाने तो बोलेंगे आइसोमर्स। क्या होते हैं आइसोमर्स? देखिए, यदि कोई यौगिक जिसका आणविक सूत्र एक समान हो, परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, तो उसके जो संरचनात्मक सूत्र हैं जो अलग अलग है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आइसोमर अर्थात समावयव कहते हैं। तो कोई भी यौगिक जिसके आणविक सूत्र एक जैसे हो, अर्थात जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट लेकिन संरचनात्मक सूत्र अर्थात उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज जो है वो अलग अलग हों, उसको हम बोलते हैं समावयव अर्थात आइसोमर। तो वो उन भिन्न भिन्न संरचनात्मक सूत्रों को समावयव कहते हैं। एक बार मैं पुनः इसको दोहराना चाहूँगा कि समावयव किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है। यदि कोई यौगिक जिसका आणविक सूत्र एक समान हो परंतु जिसके संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक सूत्र का मतलब होता है कि उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा हो, आणविक सूत्र एक समान हो, परंतु उसका संरचनात्मक सूत्र अर्थात उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो, उसको हम अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके प्रदर्शित कर सकें, उसको हम कहते हैं समावयव अर्थात आइसोमर। और थोड़ा सा अब और आगे बढ़े तो हम यहां बता सकते हैं कि उस प्रक्रिया को हम समावयवता कहते हैं। अर्थात आइसोमेरिज्म कहते हैं। यदि हमने क्या किया कि सूत्र तो एक लिया, कौन सा सूत्र? आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसको अलग अलग रूपों में हमने उसको प्रदर्शित कर दिया, अर्थात उसके स्ट्रक्चर अलग अलग बन गए, उसके संरचनात्मक सूत्र अलग अलग बन गए। तो वह जो
स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हैं जिनको हमने अलग अलग से लिखा हुआ है उनको तो हम बोलते हैं समावयव अर्थात आइसोमर्स, और उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे समावयवता अर्थात आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहा जाएगा उस फिनोमिना को, उस प्रक्रिया को आइसोमेरिज्म कहेंगे हम। आइए इसके कुछ उदाहरण भी जान लेते हैं कि कार्बन के कुछ यौगिक जो प्रमुख हैं उनके कितने समावयव बनते हैं और कैसे बनते हैं। चलिए देखिए, हम शुरुआत करते हैं कार्बन के एक परमाणु से। जब कार्बन का एक परमाणु होता है और हम उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो वहां बनता है हाइड्रोकार्बन अर्थात मीथेन। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन को जोड़ दिया है और इसका सूत्र बन गया है CH4 अर्थात यह हमारे पास है मीथेन। यहाँ पर CH4 अर्थात मीथेन। अब इस CH4 का जो आणविक सूत्र है, यह देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र CH4। और संरचनात्मक सूत्र कौन सा है, यह इसका संरचनात्मक सूत्र है। संरचनात्मक सूत्र है जिसको हमने क्या किया हुआ है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन को लगा करके प्रदर्शित किया हुआ है। आणविक सूत्र CH4, नाम इस यौगिक का है मीथेन। तो मीथेन को अगर हम लिखेंगे तो CH4 और प्रदर्शित करते हैं संरचना के द्वारा तो उसको कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। अब आप इस सूत्र को, संरचनात्मक सूत्र को कितने ही तरीके से प्रदर्शित करें, ये रहेगा इसी प्रकार से जैसा है उसके अंदर उसी प्रकार से रहेगा। इसके और भिन्न भिन्न संरचनात्मक सूत्र नहीं हो सकते। संरचनात्मक सूत्र भिन्न होने का मतलब है उसका IUPAC नाम अलग होना, तभी हम उस संरचना को अलग मानेंगे जब उसका IUPAC नेम अलग होगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होने का मतलब है कि उसकी IUPAC नेमिंग अलग अलग होनी चाहिए। IUPAC के अनुसार उस यौगिक का नाम अलग अलग होना चाहिए। अब IUPAC के नाम के अनुसार इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हमने यहाँ पर मिथ लगा दिया है, और क्योंकि एकल आबंध है इसलिए एन लगा देंगे तो बन जाएगा मीथेन, मिथेन। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि जो मीथेन यौगिक होगा उसके कोई भी समावयव संभव नहीं है, क्योंकि केवल मात्र के एक ही यहाँ पर जो संरचनात्मक सूत्र है वह मीथेन का पॉसिबल है, संभव है, और इसका IUPAC नेम भी एक ही रहेगा, मिथ और एन। ठीक है, एकल आबंध है इसलिए एन लग जाएगा और एक कार्बन के लिए मिथ लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम देने के लिए मिथ के अंदर एन को जोड़ देते हैं। एन आता है एकल आबंध के लिए, मिथ आता है एक कार्बन के परमाणु के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सूत्र रहेगा CH4 रहेगा और संरचना भी केवल कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ के रहेगी, IUPAC नेम मिथेन रहेगा। तो कहने का मेरा यहाँ पर अर्थ यह है कि मीथेन का कोई भी समावयव संभव नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं जिसमें 2 कार्बन के परमाणु होंगे। देखिए, जिसमें 2 कार्बन के परमाणु होंगे, एक कार्बन है दूसरा कार्बन है, और इसके साथ हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ने के बाद हम देखें तो इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार की हो गई। इसका जो संरचनात्मक सूत्र है यह है। इसका आणविक सूत्र क्या है, आणविक सूत्र है कार्बन 1 और 2, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, C2H6। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 1 और 2। नंबरिंग करते हैं ना हम नाम देने के लिए, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, तो यहाँ पर इसका नाम हो गया है एथ। ये इसका नाम हो गया है 2 कार्बन के लिए एथ। और क्योंकि इन सभी कार्बन के बीच में एकल आबंध है तो हम यहाँ पर क्या और जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं, और क्या बन जाएगा इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो ये हमारे पास यहाँ पर एथेन है। ये एथेन का आणविक सूत्र है अर्थात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है अर्थात संरचनात्मक सूत्र है।
अब हम इसके संरचनात्मक सूत्र को किसी और तरीके से प्रदर्शित करना चाहे तो वह संभव नहीं है। इथेन को हम हमेशा इसी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, और हम कहें तो इसका जो IUPAC नेम है वो हमेशा ही H+N रहेगा, क्योंकि 2 कार्बन है और उसके अंदर क्या है, एकल आबंध है। तो इसका जो संरचनात्मक सूत्र है वह भी यही रहने वाला है, आणविक सूत्र भी यही रहने वाला है। और जब तक आणविक सूत्र के अलग अलग संरचनात्मक सूत्र ना हो तब तक हम कहेंगे कि समावयव नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो एथेन है इसके भी समावयव संभव नहीं है। हम कहेंगे कि मीथेन के समावयव संभव नहीं है, एथेन के भी समावयव संभव नहीं है। चलते हैं प्रोपेन पर, जिसमें 3 कार्बन के परमाणु होते हैं। देखिए, जिसमें 3 कार्बन के परमाणु होंगे, ये 3 कार्बन के परमाणु हैं, और हम इनके साथ हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। यह मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया है, ठीक है। और हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद हम इसका नामकरण देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम इसका नाम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और सारे के सारे इसमें एकल आबंध है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लगाना है, हमें एन लगाना है। तो प्रोप प्लस एन अर्थात क्या बन जाएगा, ये नाम बन जाएगा प्रोपेन। तो प्रोपेन का संरचनात्मक सूत्र आपके सामने है। इसका जो आणविक सूत्र है उसको देखते हैं। इसका जो आणविक सूत्र होगा C3 और H8, यह इसका आणविक सूत्र है। 3 कार्बन है यहाँ पर और हाइड्रोजन 8 जुड़े हुए हैं, तो C3H8 यह इसका आणविक सूत्र है। आप देख पा रहे हैं आणविक सूत्र C3H8 को हम केवल और केवल एक ही संरचना से प्रदर्शित कर सकते हैं, और वो ये है हमारे पास। अर्थात इसका IUPAC अगर हम नामकरण देखते हैं तो केवल एक ही संभव है। 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप और एकल आबंध है, तो एन प्रोपेन, केवल मात्र एक ही इसके अंदर IUPAC नाम संभव है। और इसका मतलब तो यह हुआ कि एक ही IUPAC नाम संभव है, सूत्र एक है, तो उसका समावयव भी नहीं होगा। अर्थात अगर हम बात करें प्रोपेन की, C3H8 की, इस केस में भी एक भी समावयव नहीं होगा। तो हमने पढ़ा कि मिथ के अंदर CH4 का कोई समावयव नहीं होगा। हमने पढ़ा C2H6 अर्थात एथेन का कोई समावयव नहीं होगा। हमने पढ़ा प्रोपेन C3H8 का कोई समावयव नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले 3 जो कार्बन के प्रमुख यौगिक हैं उनका कोई समावयव संभव नहीं है। उनके आणविक सूत्र तो एक जैसे हैं, परंतु उनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न नहीं है। उनका IUPAC नाम एक ही संभव है, दूसरा IUPAC नाम संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन के समावयव संभव नहीं है। अब चलते हैं हम जिसमें 4 कार्बन के परमाणु होते हैं। 4 कार्बन के परमाणु अर्थात ब्यूट, और उनमें एकल आबंध लगा दे तो ब्यूटेन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं कि ब्यूटेन के समावयव संभव है कि नहीं। देखिए, जिसमें 4 कार्बन के परमाणु हैं, 1 2 और 3 4, यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है और इसके साथ में हाइड्रोजन को जोड़ देता हूँ। ये देखिए, मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद जो मेरे पास C4H10, क्या है इसका आणविक सूत्र, C4H10, यहाँ मैं लिख देता हूँ C4H10 इसका आणविक सूत्र है। क्या है इसका आणविक सूत्र, अर्थात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, और यह इसका क्या है, संरचनात्मक सूत्र है, संरचनात्मक सूत्र। तो हमने देखा कि मीथेन का जो संरचनात्मक सूत्र है 1 2 3 4 कार्बन और एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक कलाबंध रहेगा, और ये है हमारे पास C4H10। इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम है, देखिए 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट, और एक कलाबंध है, एक कलाबंध के लिए एन और जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन। अच्छा, यहाँ पर जो इसका सूत्र है ना, आणविक सूत्र है C4H10, यही आणविक सूत्र रखते हुए मैं एक और संरचना बना सकता हूं।
आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इधर बनाता हूं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 1 कार्बन मैंने यहां पर जोड़ दिया है। तो कुल कितने कार्बन हो गए यहां पर? 1 कार्बन, 2, 3, 4। सूत्र क्या है? C4। अब इसके साथ अगर 10 हाइड्रोजन जुड़ गए तो इसका मतलब तो यह हुआ कि एक संरचना और बन गई वहां पर। आणविक सूत्र एक जैसा, C4H10। देखते हैं C4H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं 4 कार्बन से, और इसका जो सूत्र है वह भी क्या है? C4H10 है। यहां पर जो हमने ये संरचना बनाई है इसका सूत्र भी C4H10 है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि दोनों की जो संरचना है वह भिन्न भिन्न है। दोनों के IUPAC नाम भी अलग अलग है। इसका नाम तो ब्यूटेन है, लेकिन यहां पर इसका नाम ब्यूटेन नहीं है, इसको हम ब्यूटेन नहीं कहेंगे। सूत्र एक जैसा है पर नाम एक जैसा नहीं है। कौन सा नाम? IUPAC नाम। कैसे? देखिए, हम इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, यहाँ पर दूसरे कार्बन की लंबी श्रृंखला से ये एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप CH3। तो 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अर्थात 2 और फिर मिथाइल, और फिर ये 3 के लिए प्रोप और 1 कलाबंद है सारे, तो एन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल। 2 नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल। और फिर 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? प्रोप। 2 मिथाइल प्रोप, और फिर सिंगल आबंध के लिए हम क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। तो इसका नाम हो गया है 2 मिथाइल और प्रोप, और सिंगल आबंध है, एकल आबंध है, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन। जबकि इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम सिंपल क्या बोलते हैं? ब्यूट, और एकल आबंध लगे हुए हैं उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? ANE, अर्थात ब्यूटेन। देखिए, IUPAC नाम भी अलग अलग है, जबकि सूत्र दोनों का C4H10 ही है। यहां पर भी 4 कार्बन है, यहां पर भी टोटल 4 कार्बन है, यहां पर भी टोटल 4 कार्बन से 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहां पर भी 4 कार्बन से 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक सूत्र जो है वो अलग अलग हैं दोनों के, जबकि आणविक सूत्र है वो एक जैसे हैं। तो वे कार्बन के यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक जैसे हो परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, या IUPAC नाम अलग अलग हो, उसको हम कहते हैं समावयव। तो ब्यूटेन के यहाँ पर ये 2 समावयव हो गए। एक समावयव नंबर हो गया ब्यूटेन, और दूसरा समावयव जो है वो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। एक ब्यूटेन और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 2 आइसोमर हैं ब्यूटेन के। इनको एक अलग सामान्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह नॉर्मल है इसलिए हम इसको N ब्यूटेन का नाम भी दे देते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। क्योंकि इसके अंदर लंबी श्रृंखला से एक ब्रांचिंग हो गई है, जो लंबी चेन है उसमें ब्रांचिंग हो गई है, इसलिए हम इसको आइसोब्यूटेन का भी नाम देते हैं। आइसोब्यूटेन ये हमारे पास इनके सामान्य नाम है, याद रखना है। सामान्य नाम में ब्यूटेन जरूर आ रहा है लेकिन ब्यूटेन है नहीं, क्योंकि प्रोपेन है IUPAC नेमिंग के अनुसार सामान्य नाम, परंतु सामान्य नाम दोनों के N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन कह करके हम बुला सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ब्यूटेन है उसके 2 समावयव संभव है, N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, अर्थात ब्यूटेन और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, एक और हम इससे अगला लेते हैं। इससे अगला, ब्यूटेन से अगला पेंटेन। पेंटेन के कितने समावयव संभव है? आइए देख लेते हैं। पेंटेन का जो सूत्र होता है, आणविक सूत्र, वो होता है C5H12। C5H12। अब इसका आणविक सूत्र तो हमने देख लिया, इसके संरचनात्मक सूत्र भी हम देख लेते हैं। देखिए, पेंटेन 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, और उनके साथ मुझे क्या करना है? 5 कार्बन के साथ मुझे हाइड्रोजन को जोड़ देना है। मैंने इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं और मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन आ गया है, नॉर्मल पेंटेन।
IUPAC नाम देखते हैं इसका, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के परमाणु है यहाँ, 5 कार्बन के परमाणु के लिए पेंट होता है और सभी कार्बन परमाणुओं के बीच में यहाँ पर एकल आबंध है, उसके लिए हम इसमें एन जोड़ देते हैं। तो IUPAC नाम इस यौगिक का जिसका सूत्र C5H12 है पेंटेन हो गया, पेंटेन। एक और इसकी संरचना संभव है, दूसरी संरचना देखिए क्या संभव है। ये मैंने यहाँ पर 4 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनाई है, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला के साथ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 5 कार्बन है तो 5वां कार्बन मैंने नीचे शाखा के अंदर जोड़ दिया है। अब मुझे इन सब के साथ क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ देने, और हाइड्रोजन को गिनना भी है, क्या वो 12 है या ज़्यादा है या कम है। देखिए यहाँ पर 1 2 3, अरे चौथा हाइड्रोजन हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरीके से यहाँ पर 4 कार्बन चेन में थे, उनके साथ हमने हाइड्रोजन को जोड़ा और एक कार्बन जो हमने शाखा के अंदर लगा दिया था उसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया। इसका जो आणविक सूत्र C5H12 ही है, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है इसमें। तो एक संरचना यहाँ भी बन गई है। संरचना बनने से कुछ नहीं होता, हमें IUPAC नाम चेक करना है, क्या इसका IUPAC नाम अलग हुआ कि वही पेंटेन है। चलिए देख लेते हैं। IUPAC नेमिंग में हम इसको चेक करते हैं, लंबी श्रृंखला कितने की है, तो यहाँ पे 4 कार्बन परमाणुओं की है, 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है, 5वां कार्बन बीच में आ रहा है तो लंबी श्रृंखला में नहीं, इसलिए पेंट नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे ब्यूट। तो यहाँ पर ये ब्यूट है, ब्यूट। और हमने यहाँ पर देखा कि दूसरा कार्बन जो है उससे एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये वाला ग्रुप जो जुड़ा हुआ है जिसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, तो 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। हम इसका नाम लिख देंगे 2, पहले उसकी पोजीशन बताएंगे ग्रुप की जो जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, और फिर 4 कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन परमाणु के लिए ब्यूट, और फिर एकल आबंध बना हुआ है तो म्यूटेन, एन लग जाएगा। तो यहाँ पर इस यौगिक का जो नाम हो गया वो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पर क्या था, पेंटेन, यहाँ पर क्या बना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। IUPAC नाम अलग, और IUPAC नाम अलग हो गया तो इसका मतलब ये समावयव संभव है। एक और हमें संभावना को तलाशते हैं कि क्या और भी इसके समावयव संभव है। एक और संभव है, वो कैसे, हमने 3 कार्बन के परमाणुओं को जोड़ दिया है आपस में लंबी श्रृंखला में, और 2 कार्बन परमाणुओं को एक ऊपर श्रृंखला के और एक नीचे हमने यहाँ पर जोड़ा हुआ है। इनके साथ अगर हम देखें कि हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे तो हम देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन नीचे वाले कार्बन के साथ जुड़ गए हैं, 3 हाइड्रोजन ऊपर वाले कार्बन के साथ जुड़ गए हैं, टोटल 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 6 और इसके साथ जुड़ जाएंगे 7 8 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12, तो 12 हाइड्रोजन 5 कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए 3 तो सीधी श्रृंखला में है, एक कार्बन ऊपर बीच वाले से, एक बीच वाले कार्बन से नीचे जुड़ा हुआ है। इस तरीके से 5 तो कार्बन हो गए हैं, 5 कार्बन हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 12 जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन 12। तो आणविक सूत्र अर्थात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो तीनों का सेम है, लेकिन संरचना आप देख रहे हो तीनों की अलग अलग है। संरचना ही नहीं, उसका IUPAC नाम भी अलग है। आप देखिए 1 2 3 है, 3 के लिए प्रोप हो जाएगा, है ना, और 2 नंबर कार्बन से एक जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है वो ऊपर जुड़ा हुआ है, एक जो मिथाइल ग्रुप है वो नीचे जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल जुड़े हुआ है। कौन सी जगह पर, 2 नंबर कार्बन से। तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 2 फिर कोमा फिर 2, 2 है ना, 2 मिथाइल ग्रुप है तो दोनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी। इसके लिए 2 आ गया, फिर इसके लिए 2 आ गया, 2 2, और दोनों एक जैसे ग्रुप है यहाँ पर, तो दोनों एक जैसे ग्रुप के लिए हम लगाते हैं डाई, 2 2 डाई। और कौन से ग्रुप हैं ये दोनों एक जैसे, मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और उसके बाद एकल आबंध है इन कार्बन के बीच में तो एन लग जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे पास तीसरा इसका समावयव संभव है। कुल मिलाकर के पेंटेन के कितने समावयव हुए, पेंटेन के 3 समावयव हुए। कौन कौन से, पेंटेन, दूसरा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 3 आइसोमर है, 3 समावयव संभव है। किसके, पेंटेन के 3 समावयव संभव है।
कॉमन नेम की बात करें अगर हम इनके, तो इनका कॉमन नेम भी दिया जा सकता है। ये एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन है। एक साइड में अगर ब्रांचिंग हो जाती है चेन के, हम उसको बोलते हैं आइसो। और अगर चेन के दोनों साइड में ब्रांचिंग हो जाए, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड में शाखा निकल जाए, उसको बोलते हैं नियो। तो यहां पर हमारे पास 3 आइसोमर हो गए, 3 समावयव हो गए। कौन कौन से? एन पेंटेन, दूसरा हो जाएगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और तीसरा हो जाएगा नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास 3 समावयव जो है यहां पर संभव है पेंटेन के। ठीक है, इसी क्रम में अब आगे के जो है आपको कम से कम 2 यौगिकों का और ट्राई करना है। वो आपका आज का होम असाइनमेंट है कि आप किस प्रकार से जो पेंटेन के बाद जिसका नाम है हेक्सेन C6H14, इसके कितने समावयव बनने वाले हैं आपको बनाने हैं, और हेप्टेन C7H16 इसके कितने समावयव बनने वाले हैं। तो हेप्टेन तक के समावयव आपको बनाकर देखने हैं। याद रखना है उनका IUPAC नाम अलग होना चाहिए और उनका आणविक सूत्र एक समान होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारे पास समावयव क्या होते हैं और समावयवता क्या होती है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन 3 के समावयव नहीं होते हैं, और समावयवता की जो शुरुआत होती है वो ब्यूटेन से होती है, 4 कार्बन के परमाणुओं से होती है। ब्यूटेन के 2 समावयव हैं, पेंटेन के 3 समावयव हैं, और आगे के आपको ज्ञात करने के कितने समावयव होते हैं। आइए और अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है समजातीय श्रेणी। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, समजातीय, सम का मतलब होता है एक जैसा, और जातीय का मतलब जाति, जिसकी जाति एक जैसी हो। ऐसी श्रेणी जिसमें एक जैसे जाति के यौगिक उपस्थित हों। कैसे समझेंगे हम इसको? आइए समजातीय श्रेणी को हम समझ लेते हैं एक उदाहरण की सहायता से। एक उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं। हम उदाहरण में एल्केन की सीरीज ले रहे हैं। एल्केन जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यह इसका सामान्य सूत्र है। हम इसके सामान्य सूत्र से इसकी एक सीरीज तैयार करते हैं और देखते हैं कि उस सीरीज में क्या खास बात है। देखिए, हम यहाँ पर जब कार्बन की संख्या 1 रखते हैं, अर्थात n का मान 1 रखते हैं, तो हमारे पास पहला जो एल्केन बनेगा वो बनेगा CH4 अर्थात मीथेन। इसके बाद अगर हम इसमें n की जगह पे 2 रखते हैं तो हमारे पास एक यौगिक बनेगा C2H6 फॉर्मूला वाला, जिसका नाम होगा इथेन। इसके बाद जब हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो हमारे पास यौगिक बनेगा प्रोपेन। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं ब्यूटेन और आगे बढ़ते हैं पेंटेन, तो यह हमारे पास एक सीरीज बन गई है। यह जो सीरीज है किसकी है? यह सीरीज एल्केन की सीरीज है। इस सीरीज के अंदर आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या पाएंगे? इस सीरीज के अंदर आप पाएंगे कि देखिए यहाँ पर 1 कार्बन था, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए हैं। तो जैसे ही हम इससे इस वाले यौगिक पर आए हैं तो एक तो कार्बन बढ़ा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 4 थे, इस वाले एथेन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गए हैं, अर्थात यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। हम जब मीथेन से इथेन पर गए हैं तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से जब हम इथेन से और प्रोपेन पर चलते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन बढ़ गया है यहाँ पर। और हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो, और यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन को देखते हैं तो 6 है, जबकि प्रोपेन के अंदर हाइड्रोजन 8 है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या है वह 2 बढ़ी है।
इसी प्रकार से जब हम प्रोपेन से ब्यूटेन के ऊपर चलते हैं तो देख पा रहे हैं कि एक कार्बन बढ़ गया है और हाइड्रोजन जो है वो 8 से 10 तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। आगे इसी क्रम में हम जितने भी यौगिक लिखेंगे इस सीरीज के अंदर उन सब में CH2 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 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर यह जो सीरीज बनी है, यह जो श्रेणी बनी है, इस श्रेणी की एक खास बात हो गई कि इस श्रेणी में CH2 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 का अंतर है आने वाले यौगिकों के बीच में। तो इस प्रकार की कोई भी श्रेणी जिसकी जाति एक जैसी हो, अर्थात जिसमें CH2 का अंतर आता चला जाए, जिसमें आने वाले यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर आता चला जाए, उस श्रेणी को हम कहते हैं समजातीय श्रेणी, अर्थात होमोलोगस सीरीज। The series in which the adjacent carbon compound has the difference of CH2 group, that is called homologous series। और समजातीय श्रेणी वह श्रेणी जिसमें आने वाले अगले कार्बन यौगिकों के बीच CH2 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 का अंतर हो, उस सीरीज को, उस श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ पर हमने एल्केन की समजातीय श्रेणी का देखा जिसमें CH2 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 का अंतर आता चला जा रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं हम इसका। इस बार हम उदाहरण ले रहे हैं एल्कोहल्स का। एल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 और OH। अब हम इससे बनने वाले पहला जो एल्कोहल होगा उसका सामान्य सूत्र देखते हैं। देखिए यहाँ पर N की जगह पे हमें 1 रखना है। जब हम N की जगह पे 1 रख देंगे तो हमारे पास जो सूत्र बनेगा वह होगा CH3OH। CH3OH अर्थात इसका नाम जो है वो मीथेन के E को हटा करके और OH के लिए ओल जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा इसका मीथेनॉल। इसी क्रम में जब हम यहाँ पर N की जगह पे 2 रखते हैं तो हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो होगा C2H5OH। C2H5OH 2 कार्बन जहाँ आते हैं इथेन से, एक हाइड्रोजन हटा करके OH जुड़ा है इसमें तो इथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। पहला हो गया मीथेनॉल, दूसरा हो गया इथेनॉल। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उससे अगला आ जाएगा C3H7OH प्रोपेनॉल। फिर उसके बाद आ जाएगा ब्यूटेनॉल C4H9OH ब्यूटेनॉल। और एक और हम अगर देखें आगे तो वो हो जाएगा हमारे पास C5H11OH अर्थात पेंटेनॉल। तो ये हमारे पास एक पूरी की पूरी क्या बन गई है, यहाँ पर श्रेणी बन गई है, सीरीज बन गई है। और इस सीरीज के अंदर अगर हम एक चीज वही फिर से देखने की कोशिश करें कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन बढ़े हैं तो साफ आप देख पाओगे। देखिए यहाँ से मीथेनॉल से जब हम इथेनॉल पर गए हैं तो 1 कार्बन था, 2 हो गए हैं, अर्थात 1 कार्बन की वृद्धि हो गई है यहाँ पर। और हाइड्रोजन 3 से 5 हो गए हैं, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 2 बढ़ गए हैं, बाकी OH दोनों में सेम है ही। इसी प्रकार से जब हम यहाँ इथेनॉल से प्रोपेनॉल पर जाएंगे, इथेनॉल से प्रोपेनॉल पर जाते हैं तो 2 कार्बन से 3 हो गए हैं, अर्थात 1 कार्बन बढ़ गया है और हाइड्रोजन की जो संख्या है वह भी 2 बढ़ी है। इसी प्रकार से प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल पर जाने पर भी यही हुआ है और ब्यूटेनॉल से पेंटेनॉल पर जाने पर भी CH2 की वृद्धि हुई है। तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि यह भी एक ऐसी श्रेणी बन गई है जिसमें आने वाले यौगिकों के बीच में CH2 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 का अंतर है। ऐसी श्रेणी जिसमें हर बार आने वाले अगले ही यौगिक में CH2 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 की वृद्धि हो रही हो, उसको हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी अर्थात होमोलोगस सीरीज। तो ये थी हमारी कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। ऐसी बहुत सारी सीरीज बन सकती हैं। एल्केन की हमने देखी है अभी अभी, एल्कीन की भी इसी प्रकार से होगी और एल्काइन की जो होमोलोगस सीरीज होगी वो भी इसी प्रकार से बन जाएगी। एल्कोहल की हम देख ही चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी समजातीय श्रेणी हो सकती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो समजातीय श्रेणी बनती है हमारे पास, उसके कुछ प्रमुख गुण क्या हैं।
किसी भी समजातीय श्रेणी का पहला गुण है कि सभी यौगिकों में CH2 का अंतर होता है। ये पहला गुण है कि जितने भी होमोलोगस सीरीज के अंदर यौगिक आएंगे, जितने भी समजातीय श्रेणी के अंदर यौगिक आएंगे, उस जो भी यौगिक हम देखेंगे उससे अगले यौगिक के अंदर और उस यौगिक के अंदर CH2 का अंतर होगा। अभी हमने एल्केन की एक सीरीज देखी, उसमें हमने देखा था कि मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, सभी के अंदर CH2 का जो अंतर है वह लगातार आता चला जा रहा है। दूसरा जो हमारे पास प्रमुख गुणधर्म है वह है सभी यौगिकों का एक ही सामान्य सूत्र होगा। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जितने भी यौगिक हैं उन सबको हम एक ही सामान्य सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने एल्केन की सीरीज देखी थी, तो एल्केन के अंदर मैंने आपको बताया था जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 था। इस सूत्र से हम चाहे जितने एल्केन बनाए सभी के लिए यह सूत्र लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी यौगिक होंगे समजातीय श्रेणी के अंदर उनके लिए एक ही सामान्य सूत्र होगा। इसी प्रकार से अगर हम एल्कीन का सामान्य सूत्र देखेंगे कि एल्कीन की अगर हम समजातीय श्रेणी बनाते हैं तो उसके लिए जो सामान्य सूत्र है वह होगा CnH2n। तीसरा जो गुणधर्म है वह रहेगा कि सभी जितने भी हमारे पास समजातीय श्रेणी के अंदर यौगिक हैं, सभी यौगिकों में जो आणविक द्रव्यमान है, सभी यौगिकों में आणविक द्रव्यमान अर्थात मॉलिक्यूलर मास जो होगा, सभी यौगिकों में आणविक द्रव्यमान 14U अर्थात 14U का अंतर होगा। देखिए, जितने भी यौगिक किसी समजातीय श्रेणी के अंदर आएंगे उनके यदि हम आणविक द्रव्यमान अर्थात मॉलिक्यूलर मास के अंदर अंतर देखेंगे, एक हमारे पास पहला यौगिक आया समजातीय श्रेणी में, उससे अगला जो यौगिक आ रहा है उस पहले वाले यौगिक और अगले यौगिक के बीच अगर हम आणविक द्रव्यमान का अंतर देखते हैं अर्थात मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस देखते हैं तो वह हमारे पास कितना मिलने वाला है, वह हमारे पास होगा 14U का 14U का मास होगा, 14U मास का अंतर होगा। कैसे देख लेते हैं। हमने एल्केन की सीरीज देखी थी, CH4 आ रहा था, उसके बाद C2H6 आ रहा था, उसके बाद C3H8 आ रहा था। एल्केन की जो होमोलोगस सीरीज है वो थी हमारे पास। यहाँ पर हम इनके द्रव्यमान का अंतर देखते हैं। पहले मीथेन का निकालते हैं। देखिए मीथेन का मास कितना होगा, मीथेन का हम निकालते हैं। यहाँ पर ये CH4 है, कार्बन का एक परमाणु है, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 परमाणु है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16U आ गया हमारे पास मीथेन का 16U जो द्रव्यमान है। इसी प्रकार से हम इसका इथेन का निकालेंगे। यहाँ पर 30 परमाणु द्रव्यमान है इथेन का 30U। यहाँ पर जो हमारे पास प्रोपेन आया है उसका परमाणु द्रव्यमान है 44U। तो कुल मिलाकर के अब हमें इनके द्रव्यमानों के बीच अंतर को देखना है कि कितना अंतर है। जैसा कि आपको बताया कि इनके बीच जो द्रव्यमान का अंतर है वो 14U का होता है। और आप देख भी पाएंगे, देखिए यहाँ से जब हम इस अगले पर अर्थात मीथेन से जब हम इथेन पर जाते हैं तो मीथेन का द्रव्यमान था 16U, जबकि इथेन का है 30 अर्थात 30U। दोनों में कितने का अंतर आया, 30 में से 16 घटा लेंगे तो 14U का अंतर आ रहा है, 14U का अंतर है। इसी प्रकार से जब आप इथेन से और प्रोपेन पे चलेंगे, इथेन से प्रोपेन पे चलेंगे तो वहाँ पर भी
14U का अंतर आने वाला है, क्योंकि इथेन का 30 है तो प्रोपेन का 44U है। तो कितने का अंतर आ रहा है वहाँ पर? 14U का। किसी भी समझाते श्रेणी में जब आप आने वाले यौगिकों के आणविक द्रव्यमान में अंतर देखोगे तो वहाँ पर आपको 14U का अंतर मिलने वाला है। यह एक गुण है समजातीय श्रेणी का, जितने भी यौगिक होंगे 14U का अंतर होगा उनके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा गुणधर्म था। चलते हैं चौथे गुणधर्म की ओर। चौथा जो गुणधर्म है, जितने भी यौगिक होंगे किसी समजातीय श्रेणी में वो रासायनिक रूप से एक जैसा व्यवहार करेंगे, अर्थात समजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होंगे। क्या है हमारे पास अगला जो गुणधर्म है? वह है सभी यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होंगे। रासायनिक रूप से जब हम उनको क्रिया करवाएंगे तो एक ही तरीके से क्रिया करेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, यहाँ पर मैंने मीथेन लिया था जिसका सूत्र था CH4। मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्लोरीन लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ से क्या होने वाला है? एक क्लोरीन आएगा और एक हाइड्रोजन को हटा देगा। एक क्लोरीन आया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? CH3 क्यों? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट चुका है और एक क्लोरीन इसकी जगह आके जुड़ गया है तो Cl जुड़ जाएगा। और क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ का हटा हुआ और एक क्लोरीन वहाँ का हटा हुआ, क्या बनने वाला है? HCl बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के क्या किया यहाँ पर? क्लोरीन ने आकर के इसमें से हाइड्रोजन को हटाया और खुद हाइड्रोजन की जगह आके जुड़ गया, बन गया CH3Cl। CH4 था, एक हाइड्रोजन कम हुआ, एक क्लोरीन जुड़ गया, CH3Cl बन गया। वो जो दोनों बचे हुए थे वहां लिख दिए दोनों जोड़ के HCl के रूप में। सेम यही की यही अभिक्रिया हम इथेन के साथ भी देखते हैं। कैसे? C2H6 इथेन होता है, इसको भी यदि मैं क्लोरीन के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करवाता हूँ तो क्लोरीन यहाँ पर भी ऐसा ही करने वाला है। क्लोरीन जाएगा और एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। जैसे ही वो एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाता है क्या होता है? C2H5 बच जाएगा और एक Cl उसकी जगह आकर जुड़ जाएगा और क्या निकलने वाला है? HCl निकलने वाला है। कुल मिलाकर के जितने भी एल्केन हम लेंगे और क्लोरीन से हम अभिक्रिया करवाएंगे तो उनका क्लोरो और बाकी जो एल्केन है वो बनेगा। जैसे क्लोरो मीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन। इस प्रकार से ये अभिक्रिया लगातार ऐसे ही चलती रहेंगी। तो कहने का अर्थ यहाँ पर हुआ कि मीथेन ने जिस प्रकार से रासायनिक गुणधर्म दिखाया क्लोरीन के साथ, उसी प्रकार से इथेन जो है वह भी रासायनिक गुण दिखा रहा है। प्रोपेन भी दिखाएगा, ब्यूटेन भी दिखाएगा। जितने भी समजातीय श्रेणी के अंदर यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म उस श्रेणी के यौगिकों के सभी के एक समान होते हैं। ठीक है, यह था हमारे पास चौथा। एक और हम यहाँ पर गुणधर्म देखते हैं। जितने भी यौगिक किसी समजातीय श्रेणी में होंगे उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। सभी यौगिकों के, यहाँ पर जो सभी यौगिक लिखे हैं ना वो किसी भी एक समजातीय श्रेणी के लिए लिखे हैं। किसी भी एक समजातीय श्रेणी के सभी यौगिक हैं। ठीक है, सभी यौगिकों के भौतिक, पढ़ा हमने पहले कि रासायनिक गुणधर्म तो एक जैसे होते हैं परंतु भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होंगी। सभी यौगिकों के भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अर्थात फिजिकली अगर हम एक यौगिक को देखेंगे तो वो अलग होगा, दूसरा यौगिक है उसकी भौतिक अवस्था उसकी अलग होगी, तीसरा होगा वो भौतिक रूप से अलग होगा। इस प्रकार से किसी भी समजातीय श्रेणी को देखेंगे उसमें जितने भी यौगिक होंगे उन सब के भौतिक गुण अलग अलग होंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये गैस अवस्था में मिलते हैं। इससे ऊपर हम चलते हैं तो कुछ द्रव अवस्था में भी मिलते हैं। एल्कोहल भी इसी तरीके से, किसी एल्कोहल का द्रव्यमांक कुछ है, किसी एल्कोहल का द्रव्यमांक कुछ है।
किसी अल्कोहल की डेंसिटी कुछ है, किसी अल्कोहल की डेंसिटी कुछ है। तो कुल मिलाकर के इनके भौतिक गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। भौतिक रूप से किसी भी समजातीय श्रेणी के अंदर जो यौगिक होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी समजातीय श्रेणी के क्या गुण धर्म है, क्या उसके गुण होंगे, वो हमने यहाँ पर पढ़ा। आशा है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करके उस समस्या का हल कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।